भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 65% जनसंख्या प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ी हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्था भी पूर्णतः कृषि पर आधारित है। अधिकांश उद्योगों का विकास कृषि पर ही निर्भर है। इन सब के बावजूद कृषि के क्षेत्र में अभी भी लेखांकन करने की कोई व्यवस्थित पद्धति प्रचलित नहीं है। इसके निम्नलिखित कारण दृष्टिगोचर होते हैं। नंबर 1, भारतीय किसान सामान्यतः अशिक्षित होने से वह कृषि के क्षेत्र में लेखांकन लागू करने में असमर्थ है। नंबर 2, भारत में कृषि असंगठित क्षेत्र में ही अधिक है तथा घरेलू छोटी छोटी गतिविधियों से परिपूर्ण है। नंबर 3, बड़े बड़े किसान भी प्रबंधकीय निर्णय हेतु लेखांकन सूचनाओं के महत्व से परिचित नहीं हैं। नंबर 4, कृषक लेखाकार की नियुक्ति करने में रुचि नहीं रखते तथा वे इसे व्यर्थ का खर्चा मानते हैं। नंबर 5, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लगाया गया कृषि आयकर बड़े किसानों द्वारा उचित लेखा पुस्तकें रखने पर कठोरता से जोर नहीं देता। नंबर 6, भारतीय आयकर अधिनियम 1961 में कृषि आय को कर मुक्त घोषित किया गया है, जिसके कारण से कर मुक्त आयों के लेखांकन की आवश्यकता नहीं होती है। भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान ने अगस्त 1993 में ही एक मोनोग्राम भी निकाल दिया था। इस कारण संगठित एवं सरकारी कृषि फर्मों में व्यवस्थित लेखांकन प्रक्रिया अपनाई जाती है। अधिकांश फार्मों में मिश्रित कृषि मिक्स्ड फार्मिंग अर्थात कृषि के साथ साथ कई अन्य कार्य भी किए जाते हैं, अन्य गतिविधियां भी की जाती है, जैसे पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, मुर्गी पालन, पोल्ट्री हस्बेंड्री, रेशम उत्पादन, सेरिकल्चर, मछली पालन, फिशरीज, बागवानी, हॉरिकल्चर, भेड़ पालन, शिप फार्मिंग आदि। उक्त विकास के फलस्वरूप कृषि फर्मों का लेखांकन एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। अनेक संस्थाओं का ध्यान इस संबंध में आकृष्ट हुआ है। ICWA संस्थान द्वारा तो फार्म अकाउंटिंग शीर्षक से एक प्रकाशन भी प्रकाशित हुआ है, परंतु अभी भी भारत में अन्य विकसित राष्ट्रों की अपेक्षा यह इन्फेंट स्टेज पर ही है, अर्थात शैशवकालीन अवस्था में है। हम इस अध्याय में इस विषय से संबंधित वित्तीय लेखांकन पक्ष को कई बिंदुओं के आधार पर समझाएंगे, जैसे व्यवहारों का अभिलेखन करना, अंतिम लेखे तैयार करना, कृषि फार्म प्रबंधकों हेतु लेखा समंकों का विश्लेषण करना। फार्म लेखांकन के लाभ। कृषि लेखांकन के लाभों को इस प्रकार समझा जा सकता है। नंबर 1, कर संबंधी वैधानिकताओं की पूर्ति। विशेष तौर से पश्चिमी देशों में फार्म लेखांकन का विकास कर दायित्वों की पूर्ति के लिए हुआ है, क्योंकि वहां के कर अधिकारियों ने कृषि फार्मों के लिए अनेक लेखे तथा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य कर दिया है। इनको रखने से कर संबंधी वैधानिकताओं की पूर्ति होती है, कर का निपटारा सुविधापूर्वक हो जाता है तथा अनावश्यक दंड व जुर्माने इत्यादि से बचा जा सकता है। नंबर 2, लेखा समंकों से मूल्यवान सूचनाएं उपलब्ध होना। लेखा समंकों से कृषि फार्म प्रबंधकों को अनेक मूल्यवान सूचनाएं उपलब्ध हो जाती है, जिनके आधार पर वे भविष्य में कृषि संबंधी कार्यों में सुधार कर सकते हैं तथा उचित निर्णय ले सकते हैं। वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने में सुविधा। कृषि फर्मों द्वारा लेखांकन करने से वित्तीय संस्थाएं यथा बैंक इत्यादि उन्हें समय पर सुविधापूर्वक ऋण उपलब्ध करा देती है, जिससे विकास को प्रोत्साहन मिलता है। नंबर 4, वित्तीय स्थिति तथा लाभदायकता ज्ञात करना। उचित फर्म लेखांकन से प्रबंधकों को अपनी वित्तीय स्थिति तथा लाभदायकता का ज्ञान हो जाता है, जिसके आधार पर वे तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं तथा अपने प्रगति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फार्म लेखांकन से संबंधित शेष
सभी लेखांकन मान्यताएं एवं लेखांकन आवश्यकताएं अगले भाग में हम पढ़ेंगे। कृषि फार्मों हेतु लेखांकन के इस दूसरे भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस भाग में हम पढ़ेंगे फार्म लेखांकन की विशेषताएं एवं कृषि फार्म लेखांकन के उद्देश्य। पहले हम बात करते हैं फार्म लेखांकन की विशेषताओं पर, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फार्म अकाउंटिंग। फार्म लेखांकन भी अन्य व्यवसायों की भांति ही किया जाता है, परंतु इसकी अन्य व्यवसायों से अलग कुछ विशेषताएं होती है जो निम्न प्रकार है। नंबर 1, कृषि का व्यापार सामान्यतः एक परिवार वाला व्यापार है, अतः व्यापारिक व निजी कार्यों के लिए एक ही बैंक खाता होता है। नंबर 2, कृषि उपज का एक भाग परिवार के उपभोग में काम में आता है। नंबर 3, प्रबंधकों द्वारा दिए गए समय के अलावा परिवार के अन्य सदस्यों का भी कृषि कार्य में श्रम लगता है, जिसके लिए किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाता है। फॉर्म कई विभागों में बटा होता है, जैसे फसलों का उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, सूअर पालन, मुर्गी पालन आदि। एक विभाग की उपज दूसरे विभाग के लिए कई बार निवेश होता है तथा दूसरे विभाग के लिए वह आय का संसाधन होता है। उदाहरण, खेती की उपज दुग्ध उत्पादन, सूअर पालन तथा मुर्गी पालन विभागों के लिए निवेश के रूप में काम में ली जाती है, जबकि यह कृषि विभाग के लिए आय का साधन होती है। नंबर 5, फार्म का संचालन अनिश्चितताओं से घिरा रहता है, जैसे मौसम, महामारी, बाजार मूल्य, सरकारी नीतियां आदि। नंबर 6, खड़ी फसलों, पशुधन, मुर्गी पालन इत्यादि में इन्वेंट्री का मूल्यांकन एक बहुत ही कठिन कार्य है। इनके सही मूल्यांकन से ही व्यापारिक परिणाम तथा चिट्ठे की सत्यता निर्भर करती है। कृषि फार्म लेखांकन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्म अकाउंटिंग। कृषि फार्म लेखांकन के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है। नंबर 1, कृषि संबंधी वैधानिकताओं की पूर्ति करना। पश्चिमी देशों में कृषि फार्म लेखांकन का विकास प्रमुख रूप से कर दायित्व की पूर्ति हेतु हुआ है। वहां कर अधिकारियों ने कृषि फार्मों के लिए निर्धारित प्रपत्रों में लेखे रखना अनिवार्य कर दिया है। इनको रखने से कर संबंधी वैधानिकताओं की पूर्ति होती है, अतः कर का निपटारा व्यवस्थित रूप से करने तथा सुविधा से हो जाए, इसके लिए कृषि लेखांकन आवश्यक है। नंबर 2, बहुमूल्य लेखा समंकों को उपलब्ध कराना। कृषि फार्म लेखांकन के फलस्वरूप कृषकों को अनेक बहुमूल्य सूचनाएं उपलब्ध हो जाती है, जिनके आधार पर भविष्य में वे कृषि कार्यों में सुधार कर उन्हें विकसित कर सकते हैं। नंबर 3, सुविधा पूर्वक ऋण प्राप्त करना। समुचित लेखे रखने से फार्मों के प्रबंधकों द्वारा बैंकों से व अन्य संस्थाओं से ऋण सरलता पूर्वक प्राप्त हो जाता है तथा वे इस आधार पर इस ऋण से भविष्य में अनेक अपनी गतिविधियों का विस्तार कर सकते हैं। नंबर 4, वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करना। समुचित फार्म लेखांकन से प्रबंधकों को अपनी वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त हो जाती है, जिसके आधार पर वे अपने विनियोग पर लाभकारिता अथवा उपलब्धता का अध्ययन कर सकते हैं। वे विगत वर्षों की उपलब्धियों से वर्तमान की तुलना कर अपनी प्रगति की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कृषि फार्म लेखांकन के उद्देश्य सामान्य लेखांकन प्रक्रिया के उद्देश्यों के समान ही है। शेष कृषि लेखांकन से संबंधित अन्य नियम व उपनियम हम अगले भाग में करेंगे। कृषि फार्मों हेतु लेखांकन की इस तीसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। इस भाग में हम कृषि फार्मों के लिए अंतिम खाते कैसे तैयार करते हैं उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। लाभ हानि ज्ञात करने हेतु निम्नलिखित में से किसी एक विधि का प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 1, पूंजियों की तुलना करके। नंबर 2, लाभ हानि खाता तैयार करके। नंबर 1, पूंजियों की तुलना करके।
इस विधि में अंतिम व प्रारंभिक पूंजी की तुलना की जाती है। यह विधि बहुत ही सरल है तथा इसमें विस्तृत लेखे रखने की आवश्यकता नहीं होती है। इस विधि के अंतर्गत वर्ष के प्रारंभ व अंत में स्थिति विवरण बनाकर प्रारंभ की पूंजी तथा अंत की पूंजी ज्ञात कर ली जाती है। अंतिम पूंजी में आरण तथा अतिरिक्त विनियोजित पूंजी का समायोजन करके प्रारंभिक पूंजी से तुलना करते हैं। समायोजित पूंजी में वृद्धि होने पर लाभ तथा कमी होने पर हानि होगी। इकरी लेखा पद्धति में हम इस बारे में पूर्व में ही जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इस विधि में संपत्तियों का मूल्यांकन निम्न प्रकार से किया जाता है। पशुधन व फसलों का मूल्यांकन सामान्यतः बाजार मूल्य पर किया जाता है। फॉर्म की मशीनरी का लागत मूल्य पर या प्रतिस्थापना मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है। भूमि का मूल्य लागत मूल्य या बाजार मूल्य पर किया जाता है। अन्य सभी उपलब्ध चल व अचल संपत्तियों का मूल्यांकन बाजार मूल्य अथवा लागत मूल्य पर किया जाता है। यूनाइटेड किंगडम में यूके में घर पर पाले गए पशुधन का मूल्यांकन बाजार मूल्य के 75% पर तथा खड़ी फसलों का मूल्यांकन बाजार मूल्य के 85% पर किया जाता है। भूमि के मूल्यांकन की वैकल्पिक रीति भी है। इसके अनुसार अनुमानित प्रत्ययों के प्रवाह के पूंजीकृत मूल्य यानी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द स्ट्रीम ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के आधार पर किया जा सकता है। भारत में क्योंकि किसी भी संपत्ति के जो कृषि कार्यों में प्रयोग में आती है या कृषि कार्यों से प्राप्त की जाती है के मूल्यांकन संबंधी कोई नियम नहीं है, अतः सुविधा अनुसार बाजार मूल्य अथवा लागत मूल्य का उपयोग किया जा सकता है। नंबर 2, लाभ हानि खाता विधि। इस विधि के द्वारा विश्लेषणात्मक रोकड़ पुस्तक से उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर सर्वप्रथम तलपट यानी ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तत्पश्चात प्रत्येक वर्ग तथा फसल उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन व अन्य उत्पादकों के लिए पृथक पृथक अथवा स्तंभाकार प्रारूप में व्यापार खाता तैयार किया जा सकता है। इन व्यापार खातों से प्रत्येक वर्ग का सकल लाभ अलग अलग ज्ञात कर उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। प्रत्येक वर्ग के लिए विशुद्ध लाभ की गणना पृथक पृथक करने के लिए अप्रत्यक्ष व्ययों का अनुभाजन करना आवश्यक हो जाता है, जो कि एक जटिल एवं कठिन कार्य होता है। अतः समस्त उत्पादों के लिए एक ही लाभ हानि खाता तैयार करना सामान्यतः पर्याप्त होता है। कृषि फार्मों के लेखांकन से संबंधित अन्य नियमों के लिए हम अगले भाग में देखेंगे।